Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज के जो आर्टिकल्स है वो है फर्स्ट, क्लीन गंगा मिशन हेड्स फ्लैग स्लो पेस ऑफ प्रोजेक्ट. सो हमें क्लीन गंगा मिशन, जो नेशनल क्लीन गंगा मिशन है, उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना होगा और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी स्लो तरीके से हो रहा है, तो उसके बारे में हमें समझना होगा. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़. सेकेंड इज़ द राइज ऑफ लार्ज आउटब्रेक ऑफ एमपॉक्स. मंकी पॉक्स जो है उसका बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हुआ है एंड WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया था. सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ये वाला जो न्यूज़ है आज के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. एंड थर्ड न्यूज़ इज़ प्राइस प्रेशर कंटिन्यूज टू बिल्डअप. यहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखेंगे. आपको पता है कि साल में वो 6 बार मिलती है. आफ्टर 2 मंथ्स वो जो है मिलती है और फिर वो जो है रेट्स जो है उसको डिसाइड करते हैं. उसकी वजह से हमारे देश का जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल जो है वो करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो ये प्राइसेस जो है फूड का बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो गया है. सो उसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना होगा. ठीक है, सो लेट अस सी ऑल द न्यूज़. फर्स्ट न्यूज़ इज क्लीन गंगा मिशन हेड्स फ्लैग्स स्लो पेस ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है, सो जो क्लीन गंगा मिशन है हमारा, जिसका नाम क्या है, नेशनल क्लीन गंगा मिशन. ठीक है, NCGM. ठीक है, ये जो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें हम रिवर गंगा को अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स, जहाँ से भी रिवर गंगा जो है क्रॉस कर रही है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन जहाँ से क्रॉस कर रही है, वहाँ पे वी आर ट्राइंग टू क्लीन हर. ठीक है, सो इट स्टार्ट्स विथ उत्तराखंड एंड देन इट गोज टू उत्तर प्रदेश विच हैज़ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ एरिया जो जिसमें गंगा जी जो है वो बह के जाती है. देन वी हैव बिहार, देन वी हैव वेस्ट बंगाल एंड देन वो जो है बे ऑफ बंगाल में जाके वो मिल जाती है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्लीन गंगा का जो प्रोजेक्ट है ना वो काफ़ी जो है वो उसका पेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है. एंड द अमाउंट विच इज़ बीन एलोकेटेड टू द नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा इज़ वेरी वेरी ह्यूज. बट द एग्जीक्यूशन पार्ट, जो उसका एग्जीक्यूशन होना है या फिर जो आपके पैसे जो मिलने हैं, ठीक है, बिकॉज एजेंसीज विल गेट मनी एंड दिस इज़ नॉट प्राइवेट मनी बट इट इज़ पब्लिक मनी. तो उसका हर एक स्टेप में जो है पेपर्स जो है वेरीफाई होंगे. देन वो जो पैसा एलोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है. ठीक है, इट्स वेरी वेरी स्लो. इस क्वार्टर में भी मैं आपको दिखाऊंगी भी, यहाँ पे न्यूज़ में भी आया है कि इस क्वार्टर में इट वॉज अमाउंट जो है अमाउंट इट वॉज समथिंग अराउंड आई थिंक 25 करोड़ रुपीज़ का जो है. बट अभी तक वो सैंक्शन हुआ था अप्रैल के महीने में, अभी उनको जाके मिला है इन द मंथ ऑफ अगस्त. तो वो देख रहे हैं कि पैसे जो है वो स्लोली जो है वो मूव हो रहा है. पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर वो धीरे से वो मूव कर रहे हैं पेपर्स को एंड देन वो सैंक्शन होते होते 3-4 महीने लग जा रहे हैं. सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के आने की वजह से ये जो भी काम है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसको हम इसी को हम कहते हैं रेड टेपिज्म. ठीक है, रेड टेपिज्म हम इसी को कहते हैं. एंड यहाँ पर देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएशन है उसी का प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा स्लो है. तो उसकी वजह से जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट दैट. एंड जो यहाँ के जो हेड्स है ना वो भी ये सेम चीज़ जो है इसको कंप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, सो नेशनल मिशन जो है ये सेंटर का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में काउंट किया जाता है. लेकिन ये जो है ना ये अपने जो जितने भी वो मार्क सेट करता है ना उसको अभी तक वो अचीव नहीं कर पाया. ठीक है, गोल्स को अचीव नहीं कर पाया. वाई द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, द वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर किया गया अंडर नमामि गंगे मिशन. ठीक है, नमामि गंगे मिशन क्या, नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा, उसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है. ठीक है, सो उसमें बहुत सारे जो है पैसे जो है वो एलोकेट किए गए एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मिशन जो इंडिया जो है उसको पार्टेक कर रहा है. और कितना है देखिए, 37,550 करोड़ जो है उसको सैंक्शन किया है अंडर वेरियस नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स. बट ओनली 18,000 करोड़ हैज़ बीन स्पेंट एज ऑफ जून 2024. तो सैंक्शन अमाउंट बहुत है लेकिन खर्च कितना हो रहा है, इट्स हाफ ऑफ द मनी एलोकेटेड. ठीक है, हाफ से भी कम है. ठीक है, सो बहुत कम जो है यहाँ पर देखने को मिला एंड रिस्पॉन्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, एंड वाई, बिकॉज अगेन मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या है कि रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है. ठीक है, रेड टेपिज्म जहाँ आ जाएगा प्रोजेक्ट्स वहाँ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे. बिकॉज एक लेवल से फिर दूसरे लेवल पे जाएंगे पेपर्स, फिर दूसरे से तीसरे लेवल फिर वेरीफाई होगा, देन द अमाउंट विल कम. ठीक है, सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है स्लो प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर वही सेम बात ही की गई है. हम देखते हैं कि नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा
नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा जो है ये कहाँ कैसे बना वो हमें देखना होगा, ठीक है। सो जो आपके अगस्त 12, 2011 को ये जो नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा है इसने अपने आप को रजिस्टर कराया एज अ सोसाइटी जो है उन्होंने रजिस्टर करवाया अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। और ये क्या है, ये एक अथॉरिटी है जो कि आपके इम्प्लीमेंट करती है जो प्रोग्राम है, जो बिगर पिक्चर है, ठीक है। नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा ये क्या है, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। कौन सी किसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है, NGRBA, ठीक है। NGRBA जो है इट इज द बिगेस्ट अथॉरिटी, ठीक है। ये गंगा रिवर की बेसिन की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिन कहाँ है, रिवर बेसिन कहाँ का है, जिस भी स्टेट से रिवर गुजर रही है वो स्टेट उसका बेसिन बन जाता है, ठीक है। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल का बात किया ना, सो ये सब बेसिन स्टेट्स है, ठीक है। सो ये नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी जो है ये एपेक्स अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इसी में जो है नेशनल ये जो मिशन टू क्लीन गंगा है, नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। ये जो भी डिसीजन लेता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा का ये काम है। और ये जो सोसाइटी है, ये जो रिवर बेसिन अथॉरिटी है, इसको हमने बनाया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत में, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस एक्ट के तहत जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है इसको डिसॉल्व कर दिया गया था बाद में, अब उसका नाम चेंज कर दिया है, नाम चेंज करके क्या बन गया है, नेशनल काउंसिल फॉर रेजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। तो काफी लंबा नाम कर दिया अब, बट ये याद रखिएगा ये इसी का नाम अभी चेंज कर दिया 2016 में। और इसी ये जो नेशनल काउंसिल फॉर रेजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, इसी की इंप्लीमेंटिंग बॉडी कौन है, नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा है ये स्टोरी लाइन। एक बॉडी है, उसकी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। जैसे एक बॉडी है, उसकी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जैसे कि इसरो है, उसका इसरो इज अ बिगर बॉडी, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसे NSIL है, ठीक है, न्यू स्पेस कुछ लिमिटेड है, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ठीक है। सो ये क्या है, एक बड़ा बॉडी है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, कुछ भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना है तो वो इम्प्लीमेंट करवाती है। सिमिलरली ये नेशनल, ये जो रेजुविनेशन वाला जो बॉडी है उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा, ठीक है। और इसी के तहत जो है नमामि गंगे का प्रोजेक्ट जो है ये पार्टेक जो है वो किया गया, ठीक है। नमामि गंगे का जो है पार्टेक किया गया। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि अर्थ गंगा हो गया। अर्थ गंगा रिसेंट का ही न्यूज़ है, जब 2023 के बजट में जो है 2022 के बजट में जो है उन्होंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अर्थ गंगा का जो है जिक्र किया था। अर्थ गंगा मीन्स इकोनॉमिक, हाउ कैन वी जनरेट इकोनॉमी वाया टेकिंग द हेल्प फ्रॉम गंगा मैया, या उसमें आ सकता है कि टूरिज्म या बिजनेस, ठीक है। ये गंगा जी के आसपास कैसे करेंगे और इसको भी याद रखिएगा कि सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बात की उन्होंने, बल्कि इन्होंने सस्टेनेबल इकोनॉमिक की बात की है, सस्टेनेबल इकोनॉमी की भी बात की थी अर्थ गंगा से, ठीक है। और भी है जैसे कि निर्मल धरा, अविरल धरा, ठीक है, अनपॉल्यूटेड अनकंट्रोल्ड जो फ्लो, अनपॉल्यूटेड फ्लो, ये सब क्या है, निर्मल धरा एंड अविरल धरा। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है इसी के अंतर्गत जो है नमामि गंगे के अंतर्गत जो है ये पार्टेक किया गया। और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम गंगा मैया को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, ये 5 टियर का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा, ये जो पूरा बॉडी है, ये रेजुविनेशन वाला बॉडी है, ये 5 टियर का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले जो है नेशनल गंगा काउंसिल, जो नेशनल गंगा काउंसिल है, ठीक है, इसके हेड कौन है, इसके हेड है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा, ठीक है। 5 टियर का स्ट्रक्चर है। सबसे पहला स्ट्रक्चर में आता है नेशनल गंगा काउंसिल NGC, इसको हेड कौन करते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड है, उसी के नीचे है ETF, एम्पावर्ड टास्क फोर्स, ठीक है। एम्पावर्ड टास्क फोर्स ऑन रिवर गंगा जो है, इसके चेयरमैन कौन है, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, वो इसके जो है चेयरमैन के रूप में जो है, चेयरमैन जो है ये एम्पावर्ड टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन है, आपके जो ऑनरेबल मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, वो यहाँ के आपके
जो है चेयरमैन बन जाते हैं। उसके बाद आता है आपका नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा, दिस इज अ बॉडी, ठीक है, ये फर्स्ट टीयर है एनजीसी, फिर सेकंड टीयर में ईटीएफ, उसके नीचे आता है नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेट गंगा कमिटीज और उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा ये काफी बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और काफी स्ट्रक्चर तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इफ देयर इज वन डिमांड फ्रॉम नेशनल गंगा डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटी, इट विल गो टू द स्टेट गंगा कमिटी, देन टू दी NMCG, उसके बाद जो है VTF के पास जाएगा, देन दे विल सैंक्शन द अमाउंट। तो इस तरीके से बहुत सारे लेवल्स है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है, ठीक है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। यस, मैंने बताया था ना कि ये जो काउंसिल है, ये जो काउंसिल है, ये आपका नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन, इसी के तहत इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन था? NMCG, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का ये एजेंसी था और ये एजेंसी भी इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है पूरा बॉडी है, ये पूरा एक बड़ा सा बॉडी है, दिस इज वन बिग बॉडी, इसी में 5 स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है और उसी में एक स्ट्रक्चर है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। सो ये होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस ये याद रखिएगा, नेशनल वो रिजुविनेशन वाला मैं लिख देती हूँ, NR लिख देती हूँ, नेशनल रिजुविनेशन, उसमें 5 बॉडीज है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा स्ट्रक्चर और उसी में एक आता है आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। दिस इज द मेन बॉडी जो सारा क्लीनिंग वगैरह का वर्क जो है ये देखती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बॉडी, ये डिसीजन मेकिंग बॉडीज है और ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज है। ये जो 2 है ना आपके नेशनल गंगा काउंसिल और एम्पावर टास्क फोर्स, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। रिस्क ऑफ लार्ज आउटब्रेक ऑफ एमपॉक्स लो इन इंडिया फॉर नाउ सेज ऑफिशियल। तो हमारे ऑफिशियल्स ने जो है ये बोला है कि जो मंकी पॉक्स का जो आउटब्रेक है वो इंडिया में होने के चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स इज अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है जो कि जूनोटिक है। अब जूनोटिक का मतलब क्या होता है? जूनोटिक का मतलब ये एनिमल्स टू ह्यूमन है, ठीक है, एनिमल्स टू ह्यूमन हो सकता है, मतलब इंसान जानवर से इंसान को आ सकता है। इसका एक एग्जांपल क्या है? जैसे कि रेबीज है, ठीक है, जैसे वो जो वाइल्ड डॉग्स के काटने से या फिर अनवैक्सीनेटेड डॉग्स के काटने से जो रेबीज होता है ना, दैट इज वन एग्जांपल ऑफ जूनोटिक, ठीक है, वायरसेस। तो ये क्या है? ये जो हमारा एम पॉक्स है या फिर मंकी पॉक्स है, इट इज ऑल्सो अ जूनोटिक डिजीज, ठीक है। सो ये इसको क्या डिक्लेयर किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC, इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। किसने डिक्लेयर किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिक्लेयर किया है कि मंकी पॉक्स जो है ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, ठीक है। सो ये कहाँ से आया है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री है, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है और वो बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में भी बहुत तेजी से फैल रहा है और इंटरनेशनली भी वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, ठीक है। सो कॉन्गो से जो है ये धीरे धीरे जो है वो फैलते जा रहा है। इंडिया में क्या बोला? अभी तक ऐसा कोई अलार्मिंग इशू नहीं है, बिकॉज जो भी इसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसके कम केसेस हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि हम जो है अभी इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? बिकॉज वी वांट कि हमारे यहाँ पे मतलब अगर केसेस आए तो हम उसको डिटेक्ट करें, अर्ली डिटेक्शन करें, और अगर कोई भी डॉक्टर को अगर देखने को मिलता है कि कोई केस आया है एमपॉक्स का तो वो तुरंत रिपोर्ट करे टू दी हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। सो ये जो है अभी तक का डायरेक्शन है कि अभी तक हम लोगों ने, WHO ने तो डिक्लेयर कर दिया बट हम लोगों ने डिक्लेयर अभी तक नहीं किया कि ये एक हेल्थ इमरजेंसी है, ठीक है। सो ये जो है आपको याद रखना है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जो है ये आया है ये स्ट्रेन, ठीक है, और ये स्ट्रेन जो है काफ़ी जगहों में हमें देखने को मिल रहा है। ये रहा न्यूज़ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है एमपॉक्स को एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। दूसरी बार किया है, पहली अगस्त 14 को जो है उन्होंने दूसरी बार जो है इसको हेल्थ इमरजेंसी को जो है डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसका बहुत सारा डिजीज जो है स्प्रेड हुआ है टू दी अफ्रीकन नेशंस, ठीक है। अफ्रीकन बहुत सारे नेशंस में जो है इसका स्प्रेड जो है बहुत कॉन्टिन्यूटी से हमें देखने को मिला है। ये क्या है एमपॉक्स? इट इज अ वायरल जूनोटिक डिजीज है। मैंने जूनोटिक डिजीज आप लोगों को बताया कि क्या है, एनिमल टू ह्यूमन जो है कॉन्टैक्ट में आने से इसकी जो है स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। द फर्स्ट जो है ये कहाँ देखने को मिला था? फर्स्ट ह्यूमन केस जो हमें कहाँ देखने को मिला था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिला। सिम्टम्स क्या है? स्किन रैश होगा, जैसे पॉक्स होता है ना उस तरीके से दाने वगैरह आ जाएंगे, रैशेज आएगा, ठीक है, लीजन्स होगा, आप लोगों को दर्द होगा, कॉन्ट्रैक्शन
मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में दर्द होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल एक्स होगा, बैक पेन होगा, लो एनर्जी, स्वॉलन, आपके लिम्फ नोड जो होते हैं आपके, मतलब यहाँ पर आपके लिम्फ नोड्स होते हैं वो जो है स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 से 4 हफ्ते, महीने भर तक जो है ये रह सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है, और फिर क्या है, जो एनिमल टू ह्यूमन भी है वो भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक टीबी, कोई पेशेंट के अगर आप कांटेक्ट में आ जाते हैं तो बहुत चांसेस रहता है कि आपको भी टीबी जो है वो हो जाए। सिमिलरली मंकी पॉक्स भी जो है, ये भी क्या है, एमपॉक्स जो है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि ये भी फ्लो करता है, ठीक है। अगर एक इंसान को है, अगर आप उनके कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो दूसरे को भी ये हो जाता है, ठीक है। किस तरीके से होता है, जैसे बॉडी फ्लूइड्स, आपने उनका, अगर किसी को है, किसी के सामने अगर आप खड़े हो गए तो उन्होंने छींक मारा, अगर आपने वो इनहेल कर दिया, ठीक है, सो वो उस तरीके से कंटामिनेशन जो है वो हो जाता है, तो आपको भी होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सपोर्टिव केयर जो है वो अगर मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, डाइट जो है वो अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट मिलेगा, ठीक है, तो वो अपने आप धीरे धीरे जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अनलाइक रेबीज, जिसका इट कैन बी डेडली, बट दिस वायरस कैन बी क्योर, ठीक है। ये जो बीमारी है, दिस डिजीज कैन बी क्योर, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न क्या है, ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट है, ठीक है। कौन अलर्ट करता है, ये WHO करता है अंडर द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ठीक है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के अंतर्गत ये जो है ये दे इशू एन अलर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिंस 2009-7 जो है इंटरनेशनल इमरजेंसीज जो है वो डिक्लेयर किया गया, जैसे H1N1 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, फिर पोलियो का आउटब्रेक हुआ था, इबोला का आउटब्रेक हुआ था, जीका का एपिडेमिक आया था, ठीक है, एबोला का आउटब्रेक हुआ था कॉन्गो में ही, और कोविड-19, और अब एमपॉक्स है जो इसका डिक्लेरेशन जो है वो हुआ है। तो 7 जो है ये जो है कोविड-19 वाज अ पेंडेमिक, ठीक है। पहले एपिडेमिक होता है, उसके बाद आपका पेंडेमिक होता है, ठीक है, पेंडेमिक। तो इसका सीक्वेंस किस तरीके से बनेगा, पहले आपका होगा PHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होगा, फिर वो बन जाएगा एपिडेमिक, फिर उसके बाद बन जाएगा वो पेंडेमिक, ठीक है। ये सीक्वेंस है, ठीक है। इसी सीक्वेंस से जो है फॉलो करती है कौन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज फॉर द डे इज प्राइस प्रेशर कंटिन्यूज टू बिल्ड अप, ठीक है। सो बहुत सारे रीजंस है कि क्यों प्राइस प्रेशर जो है इतना ज़्यादा बिल्डअप हमें होते हुए दिख रहा है। मेन रीजन इज फॉर नाउ इट इज द सीजन्स, ठीक है। सीजनल जो चेंजेस आ रहा है, इसके वजह से क्या है, सीजनल चेंजेस की वजह से जो है कहीं पर इतनी गर्मी ड्राई हो जाता है लैंड, एंड कहीं पर इतनी ज़्यादा बारिश की बहुत सारा फसल नष्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन का दिक्कत होता है। तो सप्लाई डिमांड जब मिसमैच होगा, कि जैसे एक जगह है, लेट्स से नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश हो रही है, तो कम्युनिकेशन जिस ट्रेन से आना था सामान को, वो सामान आया ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो गया। तो डिमांड और सप्लाई के मिसमैच होते ही यहाँ पर क्या होगा, प्राइसेस विल इंक्रीज, सडन इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर पहले 40 रुपीज़ किलो में अगर आलू मिल जाता था, नाउ यू विल गेट इट 70 रुपीज़ और 80 रुपीज़ किलो। सो ये क्या है, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है डिमांड और सप्लाई के मिसमैच होने के कारण ही, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, साथ ही जो है कोर इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, पर हेडलाइन इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा भी बढ़ जा रहा है। हेडलाइन इन्फ्लेशन मैंने पहले ही बताया, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जब आप कोर इन्फ्लेशन में, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है उसी में अगर आप फूड और फ्यूल को, ठीक है, फूड और फ्यूल को जो है ऐड कर दे, तो वो बन जाता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। जब आप खाना और फ्यूल का जो है उसको आप अगर ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन। और हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडिया में इट वॉज मोर देन 7%, ठीक है, 7% से काफ़ी ज़्यादा जो है ये ऊपर रहा है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअसली जुलाई के बाद से ना, क्योंकि देखिए बारिश का महीना है, तो उसके वजह से यहाँ पर क्या है, मोमेंटम जो है देखिए 2.5% के रेट पे बढ़ रहा है। इट इज़ वेरी वेरी हाई। अभी अगर बारिश का सीजन नहीं चल रहा होता और नॉर्मल सीजन रहा होता तो मे बी इसका पिक्चर थोड़ा सा चेंज रहता, कि थोड़ा कम होता इन्फ्लेशन, बट इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ रहा है, ओके। तो जनरल इन्फ्लेशन भी जो है ना उसमें भी राइज होगा। जैसे अभी इंडिया में आई थिंक जनरल इन्फ्लेशन इज समवेयर अराउंड 5 to 6%, ठीक है, 5 to 6% है। बट अगर आप इसी जनरल इन्फ्लेशन क्या है, एवरेज है, ठीक है, एवरेज है बहुत सारे इन्फ्लेशन का। किसी चीज़ में इन्फ्लेशन बहुत कम है, लेट्स से 0.3% है, किसी चीज़ में इन्फ्लेशन क्या है 6% है, तो इसका एवरेज निकाल के बहुत ज़्यादा हो जाता है एवरेज, ठीक है। सो जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो तो कम है, लेकिन इसी में जो है फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन जो है बहुत तेज़ी से जो है ये धीरे धीरे क्रीप कर रहा है और बढ़ते हुए जा रहा है।
ठीक है। सो यहाँ पर वही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि क्या रीज़न है, ठीक है। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर ADRE 2.0? इफ़ यस, आपको पता होगा एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुका है और इस एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले आपका बेस्ट फ्रेंड के रूप में आएगा ये टेस्ट सीरीज़। द टेस्ट सीरीज़ विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय अबित शिक्षा, विच विल इंक्लूड 5 मॉक पेपर्स विच हैव 150 क्वेश्चंस ईच, जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है फ्रॉम सोशल स्टडीज़ टू मैथमेटिक्स, फ्रॉम जनरल नॉलेज विच विल इंक्लूड करंट अफेयर्स टू योर लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से लेकर रीजनिंग कम्प्रीहेंशन तक एंटायर सिलेबस का कवरेज जो है आपको इन मॉक पेपर्स में देखने को मिलेगा। और ये मॉक पेपर्स जो है, दीज आर नॉट जस्ट मॉक पेपर्स, इट्स एग्जाम लाइक मॉक पेपर्स जो आपको देखने को मिलेगा। एंड ये जो पूरा सेट है ये आपको कितने में मिलेगा? ओनली ₹99। ₹99 में आपको ये पूरा जो है एक्सेस आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इस मॉक पेपर को एक्सेस करना, देन यू हैव टू डाउनलोड द अबित शिक्षा ऐप, जो आपको प्ले स्टोर में ये टाइप करने से आपको यहाँ पर मिल जाएगा और वहीं पर आपको पूरा मॉक पेपर का जितना भी इंफॉर्मेशन है वहीं पर आपको मिल जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.